तो हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और जैसे हमने आपसे वादा किया था कि उत्तराखंड का जो इतिहास है उस पर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो लेके आई जाएगी। और पंवार वंश पर हमने बात कर दी थी, और दूसरा जो अहम वंश है जिसके बारे में जो बहुत सारी जो जानकारियां हैं और पूछी भी जाती हैं हमारी परीक्षाओं में, उसे जानना बेहद आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चंद राजवंश से। और पंवार राजवंश और चंद राजवंश के बाद बात करेंगे कत्यूरी राजवंश की, और उसके बाद कुड़िंद और गोरखा शासनकाल हो गया, अंग्रेज़ों के शासनकाल, धीरे धीरे उन पर भी जाएंगे। लेकिन उनका जो योगदान से ज़्यादा जो इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है वो चंद और आपके पंवार राजवंश का है, क्योंकि इनका जो समयावधि है काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है। हालांकि स्वर्णिम काल तो शायद कत्यूरियों को कहते हैं कि उनका स्वर्णिम काल रहा था उनके इतिहास पर। खैर, कत्यूरी पर भी बात करेंगे, फिलहाल चंद राजवंश पर बात करते हैं। तो ये सारे नोट्स मैं आपके लिए बना के लाया हूँ ताकि परीक्षा में एक भी जो डिटेल्ड जानकारी है वो आपके काम आए। तो एटकिंस के अनुसार जो है, देखो, एटकिंस ने न सिर्फ चंदों के बारे में कहा है, चंद राजवंश के बारे में कहा है, बल्कि पंवार राजवंश की जो वंशावली है उसको भी दिया है। तो एटकिंस के अनुसार कहते हैं कि जो चंद वंश का जो संस्थापक था वो सोमचंद था, और इसने सबसे पहले जो राजधानी बसाई थी वो चंपावत में बसाई थी, चंपावती नदी के किनारे। और उस समय वो क्या करते थे, कर दिया करते थे गोरखाओं को। तो एक तरफ से आप समझिए जो उनका राज था वो गोरखाओं के अंडर आया करता था। ठीक है, तो इसको किसने छुड़ाया, इसकी भी जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो कुमाऊं का जो इतिहास लिखा है बद्रीदत्त पांडे ने, तो उन्होंने भी कहा है कि देखिए सोमचंद जो है वही क्या है, चंद राजवंश, चंद वंश के जो क्या है शासक है, वो पहले जिन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद जिनका इनका शासनकाल अगर बात करें तो इनका शासनकाल रहा 700 से 721 ईसा पूर्व में। ठीक है, और ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, आयोग कुछ भी पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 700 से 721 ईसा पूर्व की ये बात हो रही है। ठीक है, मगर ब्रिटिश गढ़वाल के लेखक जो हैं एटकिंस, वाल्टन और नेविल ने सोमचंद का जो शासन बताया है वो बताया है 935 ईसा पूर्व में। इस 700 ईसा पूर्व आपका किसने बताया, बद्रीदत्त पांडे ने, लेकिन 935 ईसा पूर्व आपको बताया एटकिंस, वाल्टन और नेविल ने। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कौन थे, शिव प्रसाद डबराल, ये कई बार मैंने आपको बताया है। और उन्होंने कि उनके अनुसार जो सोमचंद का शासन काल है वो 665 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व है। हालांकि जो इनका जो ऑफिशियल जो माना जाता है वो 700 ईसा पूर्व ही माना जाता है। ठीक है, बाकी ये नहीं माना जाता जो आपके शिव प्रसाद डबराल ने जिसका अंदाज़ा लगाया, और आपके एटकिंस ने जो अंदाज़ा लगाया उसी को बताया जाता है कि 700 ईसा पूर्व में इनका शासनकाल था। तो कौन थे, देखिए, सोमचंद को जो कन्नौज नरेश थे ब्रह्मदेव, उन्होंने अपनी जो पुत्री थी उनसे विवाह करवाया था, और दहेज में चंपावत की छोटी सी जागीर दे दी थी। अब देखिए, जैसे पंवार राजवंश का आपने कहानी सुनी उसी से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। ठीक है, कि कनकपाल को जो सोनपाल ने है वो अपने जो पुत्री से उनका कनकपाल से विवाह कराया। और फिर जो आपके चांदपुर गढ़ का जो छोटा सा एक किला था, वो जागीर थी, वो फिर कनकपाल को दी, और कनकपाल ने वहीं से पंवार राजवंश की नींव रखी थी। ऐसी ये कहानी थी। कन्नौज के जो राजा है उन्होंने सोमचंद के जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने अपनी पुत्री का जो विवाह कराया था वो सोमचंद से कराया था, और दहेज में चंपावत की एक छोटी सी जागीर दी थी, वहीं पर उन्होंने अपना राजपाट शुरू किया था। ठीक है, तो गुर्जर देव का एक प्रसिद्ध मंदिर है द्वाराहाट में। द्वाराहाट इसे मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार। ठीक है, वैसे द्वाराहाट के अंदर कई मंदिर हैं, उनमें से एक एक मंदिर जो है गुर्जर देव मंदिर, जो बहुत पुराना समय से बताया जाता है। तो गुर्जर देव के जो मंदिर है उसके में प्रमाण मिले हैं कि जो चंद वंश के जो जो वंशजों का जो संबंध है प्रतिहारों से है। ठीक है, इनका संबंध है प्रतिहारों से। जैसे पंवार राजवंश का जो संबंध बताया जाता है वो गुजरात के कहते हैं कि राजकुमार थे वो, और ये इनका प्रतिहार से बताया जाता है। आगे चलते हैं कि चंद वंश के शासन के समय नेपाल में मल डोटीमल का जो राज था,
राजा था वो था वामदेव था। और सोमचंद क्या है, देखिए सोमचंद उसको कर देता था, अब वामदेव को देता था सोमचंद अपना कर। और इनकी जो इष्ट देवी थी वो थी चंपावती। सॉरी, जो उसके बाद नेपाल के ही वंश पैदा हुआ शासक जो तो वामदेव ने ही क्या, जो उनकी इष्ट देवी थी ना वामदेव, उन्होंने ये चंपावती का नाम दिया था। तो चंपावती नदी के किनारे थे, तो उनकी राजधानी का नाम जो था, मल की जो राजधानी थी वो थी चंपा। और ये जो छोटा सी जागीर थी जो चंपावती चंपावत था, उसे उस पर कौन राज करने लगे, सोमचंद, और कर देता था आपके वामदेव को। चम जो इष्ट देवी थी चंपावती, वो किसकी इष्ट देवी थी, वामदेव की, नेपाल नरेश, मल नरेश। ठीक है, तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त चल्लदेव के का 130 ईस्वी पूर्व पुराना एक लेख प्राप्त होता है, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण है। वहीं जो बास्ती पिथौरागढ़ ताम्रपत्र में मोहन थापा जैसे मांडलिकों का भी उल्लेख मिलता है। देखिए अभी पूछते भी हैं कि बास्ते का जो ताम्रपत्र मिला पिथौरागढ़ कहाँ से मिला, वो है पिथौरागढ़ में। चल्लदेव का 123 ईसा पूर्व वाला 23 ईसा पूर्व का पुराना लेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो मिला था आपके चंपावत के बालेश्वर मंदिर में। और एक क्वेश्चन भी बनता है कि बालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो आप कहेंगे चंपावत में। ठीक है, और गोपेश्वर में एक त्रिशूल लेक है, वहाँ भी अशोक जो चल है उसके बारे में जानकारी मिलती है, ये शायद बताया नहीं था मैंने। और गोपेश्वर को जो त्रिशूल जो लेक है, त्रिशूल जो स्थित है, उसके बारे में कहते हैं कि इस पर कभी जंग नहीं लगता। वहीं पर अशोक चल के भी प्रमाण मिले हैं। मतलब कुल मिला के समझिए कि पहले चंपावत और उत्तराखंड के जो उधर जोशीमठ वाला हिस्सा हुआ करता था, जो अधीन आता था किसके, कत्यूरियों के, तो उस पर शासन होने लग गया होगा उस टाइम गोरखाओं का। लेकिन धीरे धीरे जो समय परिवर्तन हुआ, तो गोरखाओं में ही ये छोटी सी जो जागीर दी चंपावत की, वो दे दी थी किसे, सोमदेव को। तो तभी तो प्रमाण मिलते हैं चल्लदेव के, कहाँ से, चंपावत के बालेश्वर से। और अशोक चल के मिलते हैं कहाँ से, कोपेश्वर त्रिशूल लेक से। सहनपाल और पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया शिलालेखों में इसे खस देश का महाराजाधिराज कहा गया है। किसे कहा गया है, अशोक चल को कहा गया है खस देश का महाराजाधिराज। और खस प्रदेश के नाम से भी पहले इस उत्तराखंड को जाना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानकारी, वैसे आपको काम की तो नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के हिसाब से ठीक है। क्योंकि अगर आपने पुस्तकें पढ़ी होंगी तो आपको सोमचंद और थोहरचंद, इन दोनों के बीच के नाम के बीच में संशय दिखाया जाता है कि भाई ये दोनों क्या एक ही थे, ये दोनों अलग अलग थे। अब देखिए ऐसे ही हुआ जब कुमाऊं की जो राजनीति का जो चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी, ये बहुत चालाक जो व्यक्ति थे हर्षदेव जोशी रहे। तो 1815 में जो विलियम फ्रेजर थे, फ्रेजर की भी एक अपनी किताब भी लिखी है इन्होंने। ठीक है, और फ्रेजर ने और भी कुछ किया है। आपको पता है फ्रेजर ने क्या किया है, कालसी की जो खोज की थी, कालसी उसकी खोज की है, कालसी की 1860 में, ये थे फ्रेजर ही था। तो विलियम फ्रेजर ने जो चंद राजवंश से संबंधित जानकारी मांगी थी हर्षदेव जोशी से, उनसे पूछा था कि भैया बताओ कि कुमाऊं का जो पहला राजा था कौन था। तो हर्षदेव जोशी क्योंकि पहले जो वंशजों से चली आ रही वंशावली थी उनसे परिचित नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने कह दिया कि जो राजा था वो थोवरचंद था। तो थोवरचंद के नाम में इसलिए संशय मिलता है क्योंकि बाद में जो थोवरचंद है वो बहुत बाद में राजा बना था चंद का, बहुत बाद में। उससे पहले ही सोमदेव सबसे पहले बना था। तो देखिए आगे बात करते हैं कि 16 और 17 वर्ष की आयु में झूंसी से लाया गया था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि देखिए पहला जो राजा था वो था थोवरचंद, उसे 16-17 की आयु में झूंसी से यानी इलाहाबाद से लाया गया था और बैठाया गया था वहाँ की गद्दी पर। लेकिन इतिहासकारों की अगर बात करें तो इसमें बहुत अलग अलग मत हैं। ठीक है, और जो जो प्रमाण जो मिलता है स्थापत्य का यानी थोवरचंद का, उसका प्रमाण मिलता ही नहीं है, मतलब बहुत कम मिलता है। तो थोवरचंद था वो नरचंद के बाद का चंद राजवंश की गद्दी पर बैठा था। नरचंद के बाद बैठा था थोवरचंद, वो सबसे पहला तो नहीं रहा होगा।
तो इसीलिए क्या कहते हैं, हर्षदेव जोशी ने जो जानकारी दी है थोवर चंद की फ्रेजर को, वो गलत दी है। ठीक है, तो तो अब जो है इसकी जो स्थापना का जो श्रेय मिलता है और वंशावलियां जो प्राप्त हुई हैं उनसे बताया जाता है कि जो सबसे पहला राजा है जिसने चंद वंश की स्थापना रखी थी वो कौन है, आपका सोमचंद है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहले बात करते हैं चंद वंश के जो वंशानुगत क्रम है उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी देते हैं, ताकि जो पेपर है उसमें आपके काम ये आए। तो देखिए सोमचंद के बाद सोमचंद के बाद जो है वो चंद राजवंश की जो गद्दी पर संभाली थी वो संभालते पूर्णचंद ने। उसके बाद इंद्रचंद आए। इंद्रचंद ने क्या किया, इन्होंने रेशम की जो थी वो लेके आए थे। ठीक है, और संसार चंद आए, फिर सुधा चंद्र आए, हरिचंद आए, वीणा, वीर, नरचंद। ये देखिए नरचंद के बाद थोवर चंद दिखाई दे रहा है। उसके बाद आए त्रिलोक चंद्र, उमर चंद्र, धर्मचंद। ठीक है, फिर अभय चंद, ज्ञानचंद। ये एक ज्ञानचंद प्रथम ये था, ज्ञानचंद द्वितीय जो था उसके बारे में खूब चर्चा मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हरिचंद आए, द्वानचंद आए, आत्मचंद, हरिचंद, विक्रमचंद, धर्मचंद, भारती चंद जो है इनकी कहानी बहुत ही अहम है। ठीक है, रत्नचंद आए, कीर्तिचंद, प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद, कल्याणचंद के बारे में खूब इनका भी नाम है। भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण कराया था। रुद्रचंद जो है वहाँ से रुद्रचंद जो है इनका नाम भी खूब है। ठीक है, और बालो कल्याण चंद है। ठीक है, तो ये इनका नाम भी बहुत विशेष तौर पर लिया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। रुद्रचंद द्वितीय आ गए हैं, लक्ष्मी चंद आए हैं, लखुली बिराली के नाम जिन्हें जानता है, दिलीप चंद है, बाज बहादुर चंद है। ठीक है, उद्योत चंद है जिनके काल को शायद स्वर्ण काल कहा जाता है। नहीं नहीं, स्वर्ण काल संसार चंद के शासन काल को। ज्ञान चंद आए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जगत चंद आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके देवी चंद। ये देवी चंद जिन्हें जिनका जिक्र भी आपको पढ़ने को मिलेगा आगे। अजीत चंद आते हैं, फिर कल्याण चंद आते हैं, दीप चंद आते हैं, फिर मोहन चंद आते हैं, शिव चंद आते हैं और महेंद्र चंद्र आते हैं। महेंद्र चंद जो है सबसे अंतिम जो चंद वंश के राजा थे वो महेंद्र चंद्र थे। इनके बाद की जो वंश रहा उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, अब देखिए गढ़वाल के जो शासक है ये मैं बता चुका हूँ कि जो प्रद्युमन शाह है उसने दीपचंद को प्रद्युमन शाह ने दीपचंद से कुमाऊं का शासन छीना और वहां प्रद्युमन शाह ने क्या करा, परमार राजवंश की नींव रखी थी कुमाऊं में। लेकिन बाद में जब उनके सौतेला जो भाई था जयकिर शाह ने गढ़वाल की जो गढ़वाल में जब उनके जो पिता थे उनकी जब मृत्यु हुई, ठीक है, तो फिर जयकिर शाह ने गद्दी संभाल दी थी गढ़वाल की। तो गढ़वाल की जब गद्दी संभाली तो दोनों भाइयों के बीच पहले ही काफ़ी जब मतभेद रहते थे, तो प्रद्युमन शाह ने युद्ध छेड़ दिया जयकिर शाह पे, तो और गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध होने के बाद प्रद्युमन शाह ने जयकिर शाह को हरा दिया और जो श्रीनगर की राजधानी है वहाँ पर बैठ गए और जो कुमाऊं के जो चंद वंश की जो गद्दी थी उस पर बैठाया किसे, हर्षदेव जोशी को। और यही हर्षदेव जोशी थे जिसने उकसाया था कि प्रद्युमन शाह और गढ़वाल के राजाओं को कि आइए आप संभालिए, क्योंकि यहाँ जो थी वो उथल पुथल हो गई थी चंद राजवंश में। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जब ये हर्षदेव जोशी बैठा, उन्होंने संभाला, तो उसके बाद मोहन चंद जो बचा हुआ था चंद का शासक, वो आकर अपनी गद्दी का दम्भ भरता है, सत्ता का दम्भ भरता है और हर्षदेव जोशी को जो है कुमाऊं से खदेड़ देता है। ठीक है, कुमाऊं और चंद वंश का जो अंतिम शासक था वो महेंद्र चंद था और वो मारा जाता है कब, गोरखाओं के आक्रमण के समय। इसके बाद का कोई भी उत्तराधिकारी की बात में जानकारी नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ चंद राजवंश की वो शुरुआत करते हैं। अभी तक ये थोड़ा हालिया जो चीज़ें हैं वो बताई, वंशावलियाँ बताई कि कौन कहाँ था, क्या घटनाक्रम चल रहा था उस वक्त, गोरखा से क्या संबंध थे, थोवर चंद सोमचंद की थोड़ी बातचीत बताई और फिर थोड़ा प्रद्युमन शाह का बताया और लास्ट में किसका, महेंद्र चंद जो अंतिम शासक थे उनके बारे में थोड़ा जिक्र किया है। और अब बात करते हैं कि यहाँ से शुरुआत करते हैं चंद राजवंश के पूरे
जानकारी जो है महत्वपूर्ण जानकारियों की। तो चंद वंश के देखिए इनका जो शासन रहा था पहले चंपावत में हुआ करता था। बाद में जो है इनका जो शासन है, इनकी जो राजधानी है वो अल्मोड़ा स्थापित की गई और फिर वहीं से पूरा जो चंद राजवंश है वो कुमाऊं के जो पर राज करता था। देख तो यह है सोमचंद। तो पहला जो स्थापना की थी किसने की थी? सोमचंद ने। तो अब सोमचंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए तो कन्नौज के जो राजा, कन्नौज नरेश का भाई था सोमचंद, ठीक है, उसे ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री से विवाह कराया था। ब्रह्मदेव कौन था? ये बार बार ब्रह्मदेव का जिक्र आ रहा है। ब्रह्मदेव देखिए कत्यूरी था और ये कत्यूरी जो था उसने अपने जो पुत्री का जो विवाह कराया था वो सोमचंद से कराया था, ठीक है। तभी जो है चंपावत की छोटी सी जागीर वो दे पाया, ठीक है। आगे चलते हैं। गुर्जर देव का मंदिर जो है उसमें प्रकट होता है कि जो चंद्रवंश के जो शासक हैं वो प्रतिहारक वंशों से इनका इनसे क्या था संबंध थे। उसके बाद राजा जो मल है, मल राजा था जो वामदेव, उसके बारे में जिक्र आता है। वो सोमचंद इन्हीं को कर देता था वामदेव को। तो वामदेव ने ही अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर अपनी राजधानी का नाम क्या रखा था? चंपा रखा था। बाद में चंपावत के नाम से इसे पुकारा जाने लगा, ठीक है। वामदेव ने इसके अलावा क्या कहते हैं जागेश्वर में कुछ मंदिरों का निर्माण भी कराया था। जागेश्वर मंदिरों का एक समूह है, ये आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते बात करते हैं। देखिए सोमचंद ने क्या क्या राजबुंगा किले का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछते हैं क्वेश्चन में। राजबुंगा किले का निर्माण किसने कराया? वो कराया था सोमचंद ने। सोमचंद के बाद किस कौन गद्दी पर बैठा? आत्मचंद बैठा। उसके बाद पूर्णचंद बैठा। 1066-1084 तक उसने राज किया। और उसके बाद आया कौन? इंद्रचंद। इंद्रचंद जो है एटकिंस के अनुसार इसने क्या किया था? रेशम का जो उत्पादन है वो शुरू किया था। चंद्रवंश का एक ऐसा राजा था जिसने रेशम का उत्पादन शुरू किया था। किसने? इंद्रचंद ने। और उसके बाद जो इंद्रचंद के बाद आता है वीणाचंद। तो वीणाचंद को कहते हैं कि भाई ये बहुत ही विलासी एक राजा था। तो इंद्रचंद के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है और ये काफ़ी है शायद इन्हें याद करने के लिए। आगे चलते हैं। देखिए नेपाल नरेश का आधिपत्य, ठीक है। अब क्या हुआ? वीणाचंद जो था वो था बहुत ही विलासी राजा, ठीक है। उसे राजपाट से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ राजा बना ही इसलिए था कि वो अपनी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर सके, ठीक है। तो तब क्या हो गया? जो चल जो नाम जो राजा थे, डोटी जो राजा थे नेपाल के जो चल थे, उन्होंने क्या कर दिया इस क्षेत्र पर फिर अपना राज किया। और उसके पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं किससे? बालेश्वर मंदिर से। तो जो चल देव के भाई द्वारा जो कहते हैं कि 1223 ईस्वी में लिखा गया, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम के उत्कीर्ण है। यानी ये समझिए कि जो वीणाचंद के बाद जिसने राज किया था वो थे चल नरेशों ने। तभी तो 10 मांडलिक राजाओं के उल्लेख मिलता है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से। उसके बाद देखिए वास्ते जो पिथौरागढ़ ताम्रपत्र में ना जिक्र आता है कि मोहन थापा थे, उनका जिक्र भी आता कि एक ये भी उन राजाओं में शामिल थे। गोपेश्वर शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? देखिए अशोक चल का। मतलब कुल मिलाकर समझिए कि पहले तो ये कर देते थे चंद राजवंश। तो चंद राजवंश जब कर देता था गोरखा को, तो जो जगहों पर आधिपत्य तो खैर रहेगा किसका? गोरखा ही का। इसीलिए इनके जो जिक्र हैं गोपेश्वर शिलालेख में मिलता है, त्रिशूल लेख में मिलता है, वासुदेव पिथौरागढ़ ताम्रपत्र में मिलता है और चंपावत के बालेश्वर मंदिर में भी मिलता है, ठीक है। और जो हैं अशोक जो चल है उसके संकेत मिले सैंडपाल और पुरुषोत्तम सिंह बोध गया विजयनगर में खस देश का राजा धीराज। और खस देश का राजा धीराज कहते हैं अशोक चल को। ये सैंडपाल और पुरुषोत्तम सिंह का बोध गया का एक शिलालेख है, उससे प्राप्त होता है। ये चीज़ें हमने ऊपर भी बात कर दी है। अब देखिए सीधे जिक्र करते हैं इंद्रचंद के बाद किसकी? ज्ञानचंद की। क्योंकि बीच के जो भी आए 10 मांडलिक राजाओं का मैंने जिक्र कर दिया, उन्होंने ऐसा कुछ खास कार्य नहीं किया जिनका जिक्र किया जाओ। तो देखिए ज्ञानचंद की बात करते हैं। तो ज्ञानचंद जो था वो 1365 से बैठा 1420 तक इसने राज किया। और ये पहला शासक था जो दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में इसने भेंट दी थी। मैंने आपको
आपको पंवार राजवंश में भी कहा था कि इनका बहुत अच्छे संबंध थे दोनों ही के, चंद के भी और पंवार के भी, दिल्ली से और मुगलों से। तो देखिए इन्होंने भी जाकर भेंट दिया था फिरोज शाह तुगलक से, और फिरोज शाह तुगलक से आपके पंवार राजवंशों के भी बहुत अच्छे संबंध थे। फिरोज शाह ने क्या किया, ज्ञानचंद को किसकी उपाधि दी थी, गरुड़ की, तभी से ये बन गया था गरुड़ ज्ञानचंद। और सोर का विजेता जो कहते हैं कि कौन था, ज्ञानचंद था। सोर क्या है, सोर प्रदेश है एक उपजाऊ प्रदेश है, जैसे आपका देहरादून है ना, वैसे ही सोर प्रदेश है के कुमाऊं से लगता हुआ। वहाँ क्या है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है जिसे ज्ञानचंद ने जीता था। ठीक है, 1418 में गोपसा ताम्रपत्र में कुजोली पिथौरागढ़ के गांव में की देवराज तिवाड़ी को देने का। अब देखिए इनका एक इनके बारे में ये भी उल्लेख मिलता है। देखिए 1418 में क्या हुआ था, इन्होंने गोपसा ताम्रपत्र में एक कुजोली पिथौरागढ़ में एक गांव देवराज तिवाड़ी को देने की उल्लेख इनके द्वारा मिलता है। तो देवराज तिवाड़ी को उन्होंने कुजोली पिथौरागढ़ में एक गांव दान कर दिया था। ज्ञानचंद के बाद देखिए कौन आया, हरिहरण चंद आया, द्वान चंद आया, आत्मचंद आया, हरिचंद आया, विक्रम चंद आया और धर्मचंद आया। लेकिन इनके जो कार्य थे वो उतने खास नहीं थे जितना ज्ञानचंद के बारे में था। अब देखिए अगला जो राजा आता है, यहाँ से शुरुआत होती है अब चंदों के अपने स्वतंत्र राजपाट की। इससे पहले तो वो सब क्या देते थे, कर देते थे किसको, अशोक चल को, मतलब चल नरेशों को, जो डोटी थे यानी नेपाल के जो शासक थे उन्हें। लेकिन अब भारतीय चंद्र जब आते हैं तो भाई ये क्या करते हैं, तो जो पुराने समय से जो चली आ रही प्रथा थी यानी कर देने की, उसे छुटकारा पाने के लिए ये आक्रमण कर देते हैं डोटी प्रदेश पर। ठीक है, और 10 साल तक लगभग ये क्या कर देते हैं, अपनी जो सेना है कुमाऊं में, सॉरी नेपाल में बिठा कर रखते हैं। तो देखिए कुमाऊं की जो भारती चंद है, जो प्रसिद्ध इनके ऊपर जो वीरांगना एक कहानी जो है, कहानी हो और इन पर भी बनाई गई है, और इनके द्वंद्व युद्ध का भी पवाड़ों और भड़कों में गुणगान किया गया है। भारती चंद ने क्या किया था, डोटी नेपाल के खिलाफ संघर्ष छेड़ा, और जो डोटी राजा को, जिसे रैंका कहा जाता है, उसे देने वाले जो कर था उसे बंद करने का काम करा था भारती चंद ने। अब आगे चलते हैं। देखिए मंडोला गुड़ोल में भारती चंद का कटकू से उसकी सेना बनकर पिथौरागढ़ के मुख्यालय में देव सिंह मैदान के पास कटकू नौला और बड़ालू से गोड़ीहाट तक के क्षेत्र में उसने डोटी के खिलाफ सेना जमाई। अब देखिए इसने क्या कर रहे कि कटकू में अपनी सेना को बिठा दिया था पिथौरागढ़ में। उस टाइम पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ये ज़्यादातर चंपावत का जो हिस्सा था वो अधीन था किसके, चल नरेशों के यानी गोरखाओं के। तो इसने अपनी सेना को वहाँ पर बिठा के रखा, और सॉरी 10 साल बोला नहीं, 12 साल तक इन्होंने क्या करा, नेपाल में डेरा डाला। और मल राजा क्या हुआ, इससे पराजित हो गया, और चंद राज्य को क्या होगी, मुक्ति मिल गई डोटियों से, और फिर उन्हें कोई भी कर नहीं देना पड़ा। भारती चंद ने ये एक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। लेकिन इनके समय एक चीज भी अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको आगे क्या पता ध्यान आए तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था इनके समय। बालो कल्याण चंद, उसके बाद आते हैं बालो कल्याण चंद। तो शोभा मल ने चंदों से विवाहिक जो संबंध है स्थापित करने के लिए जो अपनी पुत्री का जो विवाह है बालो कल्याण चंद्र से कर दिया। अब देखिए संघर्ष छेड़ा भारती चंद ने, और उनसे क्या हुआ, न सिर्फ भारती चंद ने कर देने खुद को अपने कर से मजबूर वो किया, दूर किया, यानी डोटियों से कर देना बंद किया, बल्कि डोटियों पर ही कर लगा दिया। अब जब स्थिति पैदा हुई तो शोभा मल था, उसने क्या करा, चंदों से एक वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए, उस टाइम जो राजनीतिक जो संबंध थे, मैंने वहाँ भी जिक्र किया था अभी सुबह में भी आपसे कि कैसे जो गोरखा से संबंध रहे हैं, वैवाहिक संबंध चंदों के भी और पंवारों के भी। तो शोभा मल ने क्या कर दिया, अपनी पुत्री का जो विवाह है वो बालो कल्याण सन से कर दिया। और काला पानी जो भाड़ भेटा पिथौरागढ़ से जो ताम्रपत्र मिला है, उसमें जो महाराजा धीराज का जिक्र किया गया है, वो
बताया गया है किसे, कल्याण चंद को। और भीष्मचंद कौन था, ये भीष्मचंद भी रहा था जिसने कल्याण चंद के बाद आया और ये खगमरा इन्होंने किले का निर्माण कराया। भीष्मचंद के बाद आया कौन, रुद्रचंद गद्दी पर बैठा। भीष्मचंद ने क्या करा, अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया। अब देखिए रुद्रचंद से क्या करा, न सिर्फ इन्होंने क्या करा, रुद्रचंद जब आए तो हुसैन खान जो थे तराई के क्षेत्र से जीतकर रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की है, रुद्रचंद ने। तो अकबर के समकालीन था। इसने 1587 में क्या किया, हुसैन खान से तराई का क्षेत्र जीत लिया और जो उधम सिंह नगर वाला इलाका है, जो अब उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है ना रुद्रपुर, उसको जीता था। और उस वहाँ जो नाम रखा उन्हीं के नाम पर रुद्रपुर रखा गया नगरी। देखो 84 माल परगना का जो फरमान भी था इन्होंने ही दिया था। अल्मोड़ा का जो मल्ला महल भी था इन्होंने ही बनवाया था। मल्ला महल किसने बनाया, रुद्रचंद ने। खगमरा किला किसने बनाया, आपके भीष्मचंद ने। उसके अलावा हमने अभी सोमचंद ने कौन सा किला बनाया है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो रुद्रचंद ने धर्म निर्णय नाम की एक पुस्तक लिखवाई है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रचंद ने बहुत कार्य किए, धर्म निर्णय का एक पुस्तक भी लिखवाई और उसमें बताया गया ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारिवारिक संबंध किससे होने चाहिए किससे नहीं होने चाहिए, उसका अंकन किया गया इसमें। अब बात करते हैं गढ़वाल के जो सरोला ब्राह्मण थे जिन्हें रसोइयों की भांति कुमाऊं ने भी क्या कर दी, एक मंडली बिठाई किसकी, चौथानी ब्राह्मणों की। यानी जैसे सरोला ब्राह्मण थे वो राजों के खाना बनाते थे, वैसे ही कुमाऊं के शासकों ने भी क्या कर दिया, एक चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बिठाई जो राजा को क्या करते थे, भोजन बनाते थे। वहीं अनाज का जो छठा भाग है गांव से वसूल कर राजधानी पहुंचाने के लिए कैनी खसों का कार्य निर्धारण किया गया। तो जो कैनी खस होते थे, कैनी खस ये क्या करते, कर लेने का काम करते थे प्रजा से। तो जो अनाज का जो छठा भाग था, उस समय मुद्रा तो थी नहीं, पैसा भी किसी के पास था नहीं, तो सिर्फ अनाजों से ही व्यापार किया जाता था, उनके लेन देन से, आदान प्रदान से व्यापार की चलता था। और फिर उसका जो छठा भाग था वो जाता था कर के रूप में चंदों को, ठीक है। तो कैनी खसों ने इस ये कर लेने का काम करते हैं और पूछते भी हैं, ये कैनी खस जो है चंदों में कर लेने का काम करते थे। मल्ला महल जो किला है उसका निर्माण किसने कराया था, रुद्रचंद ने कराया था। देखिए मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद ने कराया था, ये बात ऊपर हो चुकी है। रुद्रचंद के बाद कौन आया, लक्ष्मीचंद, ठीक है। तो देखिए ये है जल विद्युत परियोजनाएं, इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो डाली है, आप जाके उन्हें देखिए और फिर आप कभी भी जितनी भी परियोजनाएं उनको भूलेंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो रुद्रचंद के बाद आते हैं लक्ष्मीचंद। तो लक्ष्मीचंद ने क्या किया था, देखिए न्योवाली नामक एक कचहरी बनाई और बिस्टाली कचहरी बनाई गई। तो न्योली में क्या होते थे, जनता के लिए बनाए जाते थे, यानी उन जनता से संबंधित मामलों का को देखा जाता था। और बिस्टाली जो कचहरी थी उसमें क्या होता था, सैनिक मामलों को न्यायिक व्यवस्था की गई। तो इसका जो किसने किया था, ये लक्ष्मीचंद ने, ठीक है। बागनाथ मंदिर का इन्होंने 1602 में क्या करा था, जीर्णोद्धार किया था। और इन्होंने देखिए बगीचे भी बनाए थे, नरसिंहबाड़ी, पांडे खोला, कबीना, लक्ष्मीश्वर, ये बगीचे भी इन्होंने पाए थे। उसके बाद आते हैं बाज बहादुर चंद। रुद्रचंद के बाद बाज बहादुर चंद बैठा। ये रुद्रचंद के बाद क्यों बैठा, ये लक्ष्मीचंद के बाद आएगा ना। तो बाज बहादुर चंद जो हैं वो कुमाऊं की गद्दी पर बैठते हैं और मुगल शहंशाह के दरबार में ये गए थे। शहंशाह ने क्या किया था, शहंशाह ने क्या किया था, आक्रमण किया था, कब, आपके उत्तराखंड पर। तो समझिए बाज बहादुर चंद जो था वो पृथ्वी शाह के से समकालीन ही था, क्योंकि रानी कर्णावती ने शहंशाह को फिर युद्ध में हराया, या महपति शाह के समकालीन इसे कहा जा सकता है। तो मुरादाबाद के सूबेदार रुस्तम खां को बाज बहादुर चंद ने माल तराई का प्रांत मिला और जहां रुस्तम खां ने बाजपुर नगर की स्थापना की। अभी हमने रुद्रपुर की नगर की बताया था और वहीं बाजपुर नगर जो बसाया गया वो वहीं है उधम सिंह नगर में।
वो मिला किसे? बाज बहादुर चंद को रुस्तम खां से। बाज बहादुर चंद ने क्या किया? कत्यूरी राजकुमारों को, देखिए तो ये है एक विशेष कहानी कि बाज बहादुर चंद था, इन्होंने क्या किया? जो कत्यूरी राजकुमार थे, देखिए कत्यूरी जो शासन है वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन उनके वंशज जो थे वो बचे हुए थे। और इनका ये क्या करते थे, जो चंदों के जो राज्य है उनमें उनमें वो क्या होते थे, वो रहते थे और वहीं लूटपाट ये मचाते थे कत्यूरी जो राजकुमार है। तो इन्होंने क्या किया कि उन्हें खदेड़ कर क्या गढ़वाल की ओर खदेड़ दिया। लेकिन कत्यूरी जब वहाँ से आए तो यहाँ भी उन्होंने लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। और उसी में क्या आती है आपकी तिलु रौतेली की कहानी। गोला रावत भूप सिंह की जो पुत्री हैं तिलु रौतेली, उन्होंने हथियार उठाए और फिर जो कत्यूरियों का वध किया, और फिर इनकी भी युद्ध में जान चली जाती है। हालांकि वो धोखे से इनकी जान ली गई थी। और इन्हें कहा जाता है तिलु रौतेली को, किससे? आपकी रानी लक्ष्मीबाई से भी इन्हें संबंधित, इन्हें बताया जाता है गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। तिलु रौतेली पर योजनाएं भी चलाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ये युद्ध जो था बरकिंडा में, बारकिंडो देघाट और तमडोना में टोकली खाल में भी चला। तो ये तो तिलु रौतेली की बात हो रही है। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद आ गया, बाजपुर इन्होंने बसाया था। रुद्रचंद हमने बात कर दी, तो रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। अब आते हैं देखिए उद्योत चंद। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद के बाद क्या होता है, उद्योत चंद्र गद्दी पर बैठता है। और उस समय क्या होता है, मेदनी शाह जो था वो गढ़वाल पर राज करते थे। मैंने गढ़वाल वाली सीरीज में बताया कि मेदनी शाह जो है उसने राज नहीं किया था गढ़वाल में, वो उसे देश निकाला कर दिया था पृथ्वीपति शाह ने, क्योंकि इन्होंने गद्दारी की थी। उनके जो मेहमान थे दारा शिकोह के पुत्र, उन्हें भेज दिया था, सुपुर्द कर दिया था इन्होंने औरंगजेब के। तो इसको गद्दारी समझा इन्होंने, किसने? पृथ्वी शाह ने, और इनको देश निकाला कर देते। हालांकि ये भी कहते हैं कि इनकी जो प्रामाणिकता है वो ज़्यादा दिखती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर समय जो है इन्होंने काटा किसके साथ? औरंगजेब के साथ। और औरंगजेब ने इसे युद्ध में भी भेजा था। और जो दून का जो प्रदेश है, उपजाऊ प्रदेश है, बेदनी शाह के कारण ही पंवार राजवंश को मिला है। इसके अलावा हमने फतेह शाह की बात की थी कि फतेह शाह गद्दी पर बैठा था। तो नेपाल में क्या होता था उस समय, उद्योग चंद के समय देवपाल राज किया करता था। तो जो उद्योत चंद था इसने क्या किया, मेदनी शाह को भी लड़ाई में हराया है, और फिर देवपाल जो है उसे भी लड़ाई में हराने का काम किया है। और उद्योग चंद ने क्या किया कि जो डोटियों का जो युद्ध में हराया, बल्कि उन पर कर लगा दिया। और नेपाल पर जो आक्रमण करने वाले दूसरा जो शासक है वो है उद्योग चंद। देखिए उद्योग चंद्र के बारे में कितनी सारी जानकारी आपको मिल गई, जो अभी तक पूछी नहीं गई थी, शायद पूछ सकते हैं। ठीक है, उद्योग चंद ने इसके अलावा बाज बहादुर के समय जो उद्योग चंद के समय क्या होता है, नेपाल अजमेरगढ़ जीतने के बाद उसने गढ़वाल की ओर रुख किया। अच्छा हाँ, ये उद्योग चंद की कहानी है कि इसने अजमेरगढ़ किला था वो नेपाल का, वो जीता था। उसके बाद उसने गढ़वाल की ओर रुख किया और गढ़वालियों को वीरों खाल तक भगाना पड़ा। हालांकि कुछ जीता नहीं था उद्योग चंद, सिर्फ लूटपाट में जाके वापस चला गया था। और बाज बहादुर ने जो कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्री, ये मैंने बताया नहीं शायद आपको, बाज बहादुर चंद ने जो थी कैलाश मानसरोवर यात्रा, तिब्बत यात्रा, वो भी शुरू कर दी थी। ठीक है, और तिब्बत आक्रमण भी इनके द्वारा किया गया था। तो बाज बहादुर चंद ने गोंठ भूमि जो दान की थी और मंदिरों के पुजारी को। गोंठ भूमि वो होते हैं जहाँ मंदिरों के नज़दीक जो पुजारी रहते हैं उसे। बाज बहादुर ने भोटियों व हूनियों पर सिरती नामक कर लगाए। बाज बहादुर की ये बात हो रही है। और एक हत्या देवाल भी बाज बहादुर चंद ने बताया, ये ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे यहाँ उद्योग चंद में मिल रहा है। और जो एक हत्या देवाल है वो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी जो बनावट किससे मिलती जुलती है, कैलाश एलोरा के कैलाश मंदिर से ही। एलोरा के कैलाश मंदिर को किसने बनाया था, ये आपको बताना है आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जीएस जो पूछेगा भारत से रिलेटेड वो भी पूछा जाता है।
पर जब डोटी ने पुनः आक्रमण किया तो उसने नेपाल पर चढ़ाई की और नेपाल को हारने के कारण वो शांति की खोज में निकल पड़ा। ये हो रही है बाज बहादुर चंद की बात। नहीं, भारती चंद ने नेपाल पर आक्रमण किया, उसके बाद जो दूसरा राजा था वो उद्योगचंद था, तो उसकी बात हो रही है उद्योगचंद के बाद। अब आते हैं देखिए ज्ञानचंद। तो ये हैं ज्ञानचंद, जिन्होंने गढ़वाल पर युद्ध किया और थराली का जो उपजाऊ मैदान है जो चमोली के अंतर्गत आता है उसको रौंदा था। बधानगढ़ को जिन्होंने लूटा था और बीरेश्वर जोशी को जो जमीन इन्होंने बधानगढ़ में दी थी। इसके अलावा जो नंदा देवी की जो प्रतिमा है ये देखिए, ये ज्ञानचंद उठा के ले गया था। और ज्ञानचंद और फतेह शाह का जो युद्ध मैंने आपको बताया, दुधौली का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसी जो नंदा की देवी की जो मूर्ति जो लूट के ले गया, इसी के कारण वो खुद को बहुत बड़ा राजा समझने लगा था ज्ञानचंद। 1704 में अपने पिता बदला लेने के लिए डोटी अभियान शुरू किया। देखिए इन्होंने भी डोटी पर आक्रमण किया था। तीसरा राजा होगा जिन्होंने गोरखाओं पर चढ़ाई की होगी। और ज्ञानचंद के बाद क्या है, तो जगत चंद गद्दी पर बैठता है। और मैंने कहा था जगत चंद के जो जगत चंद के जो शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि कुमाऊं में उस वक्त क्या है, 9 लाख रुपए की जो आय मिलती थी। बाज जो उपजाऊ प्रदेश था, बाजपुर का, रुद्रपुर का, मतलब उधम सिंह नगर के जो उपजाऊ क्षेत्र थे वहाँ से मिलती थी 9 लाख रुपए की सालाना जो आय होती थी कुमाऊं को, ठीक है, जगत चंद के टाइम। और जगत चंद ने फतेह शाह के समय श्रीनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा था। तो जगत चंद ने देखिए फतेह शाह के समय क्या क्या श्रीनगर पर आक्रमण किया था। और इन्होंने क्या थे, बहादुर शाह को, मुगल सम्राट बहादुर शाह को भी कीमती जो वस्तुएं हैं वो भेंट की हैं। तो अभी बात की हमने तो देखिए अभी हमने किसकी बात की, जगत चंद की। इनके काल को कहते हैं स्वर्णिम काल, कुमाऊं का स्वर्णिम काल, ठीक है। और फिर बात की हमने ज्ञानचंद की, जिन्होंने मूर्ति चुरा के ले गया थे बधानगढ़ से। और इनके फतेह शाह के बीच युद्ध हुआ था दुधौली का। उसके बाद जगत चंद जो उनके बाद गद्दी पर बैठा, उन्होंने भी आक्रमण किया गढ़वाल पर और इन्हें लूट कर गए। उसके बाद आते हैं देखिए जगत चंद के बाद देवी चंद जब गद्दी पर बैठा तो इन्हें देखिए कहते हैं मोहम्मद तुगलक। ये मैंने बताया था। तो इन्हें कहते हैं देखिए मोहम्मद तुगलक कुमाऊं का। और ये चाटुकार और पंडितों की सलाह पर इन्होंने कई धन अपना लुटवा दिया था। कल्याण चंद ने क्या किया, इसके बाद आता है कल्याण चंद। और कल्याण चंद ने क्या किया था, लाल मंडी किला का निर्माण किया था और फोर्ट मायरा जो अब कहा जाने लगा बाद में इसे। और इन्होंने राजधानी जो थी राजबुंगा कहा गई। राजबुंगा जो किला था किसका निर्माण किसने किया था, अभी हमने ऊपर बताया है, सोमचंद ने राजबुंगा किले का निर्माण, ठीक है। भीष्मचंद ने खगमरा किला और कल्याण चंद ने अभी बताया लालकंडी किला, ठीक है। और आगे चलते हैं कि देखिए जो कल्याण चंद है, रुहेलखंड का जो सरदार था अली मोहम्मद खाता और उनकी सेना के बीच बीजपुर में आक्रमण हुआ था, ठीक है। गुरु गोरखपुर के नाम पर इन्होंने गोरखपुर और नेपाल में गोरखा नाम पहाड़ी का नामकरण वाले मोड़ा के घरों में पूजा। ये वो है, ये अतिरिक्त जानकारी है। देखिए गुरु गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर और नेपाल में गोरख नामक पहाड़ी का नामकरण हुआ है। और अल्मोड़ा के घरों में जो पूजा जाने वाले गंगनाथ है, चंद्रवंशी राजकुमार ही था जो साधु बनकर आया था। गंगनाथ की जो कहानी है, इनके बारे में भी मैंने पोस्ट की है वेबसाइट के अंदर, तो गंगनाथ की कहानी आप लोग पढ़िए। हालांकि ये कहानी तो आपसे पूछेगा नहीं, मंदिर के बारे में पूछेगा, ठीक है। लक्ष्मी चंद को लखोली बिराली के नाम से कहते हैं। लक्ष्मी चंद की हमने बात की थी। लक्ष्मी चंद को क्या कहते हैं, लखोली बिराली पूछा जाता है। ये अब छोटी छोटी जानकारियां वही बच गई हैं। चंद्रवंश का जो अंतिम शासक कौन रहा, फिर महेंद्र चंद रहा। और युद्ध में इन्होंने क्या करा, हवाला बाग के जो युद्ध में गोरखाओं ने महेंद्र चंद को हराया था 1790 में। यानी 1790 में आक्रमण किया था गोरखाओं ने चंदों पर। और उस समय उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था। लेकिन प्रद्युमन शाह उस समय बहुत काफ़ी अच्छी
स्थिति में थे तो उन्होंने गोरखाओं को हरा दिया था। लेकिन 1803 में जब आपदाओं का दौर शुरू हुआ तो फिर श्रीनगर राजधानी को काफ़ी नुकसान हुआ। तो फिर 1803-4 में जब गोरखाओं ने फिर चढ़ाई की तो उसमें क्या हो गया, गढ़वाल के जो परमारों को अपनी राजधानी और अपने जो राज्य है वो खोना पड़ा गोरखाओं के हाथों। और जो है खुड़बड़ा के युद्ध में फिर प्रद्युम्न शाह की भी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, महेंद्र चंद के बाद कोई भी चंद वंश का राजा के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये तमाम जानकारियाँ थी आपके चंद वंश से रिलेटेड, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने बात की थी अभी भारती चंद की। तो देखिए, भारती चंद ने नायक जो उस समय हुआ था, तो उनके टाइम पर क्या होते थे, सैनिकों ने क्योंकि 12 साल तक वो बैठे रहे, यानी डेरा डाला उन्होंने डोटी प्रदेश पर, तो उन शादियाँ भी वहीं हुई थी। तो उनके जो संतानें होते हैं, क्या नाजायज संतानें सैनिकों की, तो उन्हें नायक कहा जाता था। ठीक है, तो इनकी भी एक जाति है अलग से, और एक पूरा गांव है वहाँ आपके कुमाऊँ में, और इनके उत्थान पर भी नायक सुधार आंदोलन जो है वो चलाया जाता है, क्योंकि ये वैश्यावृत्ति से भी इनका संबंध वैश्यावृत्ति से इनका संबंध हो चुका था। तो इसके बारे में नायक सुधार आंदोलन जो है उसके बारे में एक डिटेल्ड जो जानकारी है हमने पोस्ट में डाली है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप जाके कृपया उसे पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी तक क्योंकि पेपर्स में पूछा नहीं गया है तो पूछ सकता है। जो चीज़ें पूछी नहीं गई हैं उन्हें पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। पूछी गई चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, लेकिन वो उसका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है बार बार। लेकिन जो नई चीज़ें होती हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है पूछी जाने की, जो प्रतिशत कहेंगे हम, वो ज़्यादा होता है। तो आप एक बार जो ये नायक सुधार आंदोलन है जो हमने डाली है पोस्ट, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, पेपर संबंधित, और उस पर कानून भी बनाया गया था। ठीक है, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले टाइम पर हम फिर कत्यूरी शासन पर चर्चा करेंगे। तब तक आप यूं ही पढ़ते रहिए और वीडियो